नमस्कार आप सभी दोस्तों का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2011। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही स्टार्ट किया जाए, तो हम लोगों ने कृषि का टीजीटी का पेपर व्यवस्थित किया है। इसको आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और सॉल्व भी बहुत अच्छे से विश्लेषण सहित इसकी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, 2011 का ये पेपर है। ठीक है, चलिए आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा कि एटेविज्म किस से संबंधित है। पशुओं में होता है ये, पहली बात। ऑप्शन है गुणों का गायब होना, गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों का समाप्त होना, या इनमें से कोई नहीं। एटाविज्म इसका मतलब ही होता है कि पुनरावृत्त। ठीक है, रिपीटिंग। तो रिपीट ऑफ ट्रेट, जो भी गुण हैं, ठीक है, वो रिपीट होंगे। एटाविज्म का अर्थ यही होता है। किसी जीव में अचानक ही ये पुनरावृत्ति आती है, इसी को एटाविज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है। तो कुपोषण, जो कि बिल्कुल गलत है। छूत की बीमारी, ये भी गलत है। जहर पीने से, ये भी गलत है। आपका हेरिडिटी, जो कि आनुवंशिकता है। जन्मजात कोई भी कमी होगी या बीमारी होगी, जो भी कॉन्गिनेंटल होगा, ठीक है, जन्मगत जब बीमारी की बात की जाएगी तो वहाँ पर आनुवंशिकता जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्मजात जो भी कमियाँ होंगी वो आपकी आनुवंशिकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिल्क फीवर, यानी कि दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है। और ये आयोग का सबसे फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कोई सा भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिल्क फीवर जो है किसकी कमी से होता है, तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को यहाँ पर आंसर ऐसा कुछ किया जाए कि ना दिखाया जाए, यदि आप चाहिए तो उस तरह भी बताना। मैं बिना आंसर के केवल क्वेश्चन की सीरीज आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो दुग्ध ज्वर जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात इधर भी है, उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें देखिए, पशुओं में दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। खासकर ये अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। यदि आप टीजीटी या पीजीटी का पेपर देने वाले हैं तो आपको बारीक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं में ये ज़्यादातर होता है। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के 25% घोल का इंजेक्शन मिल्क फीवर या रेंटस की बीमारी में दिया जाता है, और ये दवाई जो है वो माइफेक्स के नाम से बाज़ार में जानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मिल्क फीवर हो रहा है तो माइफेक्स दवा आप दे सकते हैं पशुओं को। खासकर ये दुधारू पशुओं में ही होता है। देखिए, इसका स्रोत भी पता लगाया गया है कि कहाँ से है। तो पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, ये किताब है केपीएस सांगू की, वहाँ से इस आंसर को लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में ज़्यादातर होने की संभावना रहती है। तो पहली बात तो ये वायरस की कमी से होता है, आपको ये पता होना चाहिए। खुरपका और मुंहपका जो है वो आपका वायरस से फैलने वाला ये रोग है। भारत में ये एशिया फर्स्ट विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में ज़्यादातर पाए जाने की संभावना देखी जाती है। इसमें होता क्या है, खुर, मुंह व थन, और जो अयन यानी कि जहाँ पर दुग्ध होता है जिसे थन कहते हैं, तो वहाँ पर इसके लक्षण आपको उभरने स्टार्ट हो जाते हैं। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा जो है बिल्कुल घट जाती है। पशु आपके दुर्बल हो जाते हैं, और इससे बचाने के लिए वैक्सीन या टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, खुरपका और मुंहपका के। खासकर ये इसमें दो चीज़ें आपको देखनी है कि ये बरसात में सबसे ज़्यादा होता है और वायरस से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत फेमस क्वेश्चन है आयोग का, रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है। तो ये आपकी मुर्गी से संबंधित है। ठीक है, रानीखेत बीमारी जो है आपकी पोल्ट्री से, मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक ये मुर्गी की रोग है। इस रोग के विषाणु हैं, इसका नाम है पैरामाइक्सो। ठीक है, इसको सबसे पहले जो है उत्तराखंड के रानीखेत शहर में ही इसको चिन्हित किया गया था, इसीलिए इस बीमारी का नाम भी रानीखेत ही रख दिया गया। ये मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन मुर्गियों को ज़्यादातर प्रभावित करता है ये। ठीक है, और रानीखेत के जो वैक्सीन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। F1 लाइव, लसोटा और आरबी स्टेरिन, ये इसके वैक्सीन हैं। यदि बीमारी ये हो जाती है मुर्गियों में तो आप उनको बता सकते हैं कि ऐसी वैक्सीन्स हैं, लगवा सकते हैं।
मृदा का अस्थायी गुण कौन सा है? ठीक है, उर्वरता स्तर, ये जरूरी नहीं है कि मृदा जब तक आपकी अच्छी है तब तक तो उर्वरता रहेगी, लेकिन जब अच्छी नहीं रहेगी तो ये उर्वरता खत्म हो जाएगी, ये बंजर हो जाएगी। तो ये अस्थायी गुण नहीं है, अस्थायी गुण है। ठीक है, पीएच मान, जब क्षारीय हो जाएगी तो पीएच मान दूसरा होगा, और अम्लीय मृदा हो जाएगी तो पीएच मान दूसरा होगा। इसलिए ये भी अस्थायी गुण नहीं है, कब आपकी मिट्टी अम्लीय हो जाए क्षारीय हो जाए ये किसी को नहीं पता। संरचना उसकी कैसी हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ उसका टेक्सचर जो है, गठन किस प्रकार हुआ है वो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, मृदा का अस्थायी गुण उसका टेक्सचर होता है, उसका गठन होता है, क्योंकि इसमें खनिज कण जो है विभिन्न आकार के होते हैं, बालू सिल्ट क्ले के होते हैं। ठीक है, इन्हें मृदा कणाकार भी कहते हैं। तो बाकी सब चेंज हो सकता है, लेकिन आपका टेक्सचर जो गठन है उसका वो चेंज नहीं हो सकता। 7वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल नहीं सोख पाता है, एसिटिक अम्ल भी नहीं, और साइट्रिक अम्ल भी नहीं, लेकिन पायरोगोलिक अम्ल जो है वो आपका इसको सोख लेता है। खासकर पायरोगोलिक अम्ल जलीय पौधे माइरियोफाइलम स्पाइकेटम से प्राप्त किया जाता है। ये हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके इनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और रंगहीन विलयन से भूरे रंग के विलयन में ये बदल जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे अब चलते हैं। आपके सामने 8वां प्रश्न है, पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो पोटेशियम है और क्या है? तो एन और के, ये दो ऐसे तत्व हैं जो बहुत ज़्यादा इनको आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन और पोटेशियम यानी कि पोटास। ठीक है, तो नाइट्रोजन, जैसे देखो एन पी के तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो है पी ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने पी नहीं बोला। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि क्यों नहीं बोला, तो एन पी के तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे के का ऑप्शन दे दिया है और एन को आपको पता लगाना था। देखिए सर्वाधिक आवश्यकता तो एन, पी और के, ये तीन चीज़ें हैं। इनके कार्य भी आप लोग देख लीजिए साथ में। ठीक है, नाइट्रोजन, पौधों में नाइट्रोजन से एमिनो अम्ल, प्रोटीन, जीवद्रव्य, विटामिन, हार्मोन्स व एंजाइम का निर्माण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। फास्फोरस जो है वो कोशिका विभाजन, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण, प्रकाश संश्लेषण में ये भी सहायक होता है। पोटेशियम आपका जड़ों को मजबूत बनाता है, सूखने से बचाता है, कीट और रोग के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है, पौधों में जल की कमी को पूरा करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, पौधों को गिरने से बचाता है और पौधों में शक्ति का प्रदान करता है। ये आपको हैंडबुक ऑफ एग्री टेस्ट्स 95 में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे स्रोत भी इसीलिए दिया गया है ताकि आपको टेंशन ना रहे। ग्रीन मैन्योर हिंदी में बोलते हैं, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? हरी खाद के आप किस में प्रयोग कर सकते हैं? हरी खाद से आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन भी उतना नहीं मिलेगा, जिंक भी उतना नहीं मिलेगा, फास्फोरस भी उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नाइट्रोजन की पूर्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें ढैंचा, सनई और मूंग, इनको बहुत अच्छे से हरी खाद के रूप में माना जाता है। सनई, ढैंचा, मूंग ये सब बहुत जो है हरी खाद के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। अब देखिए नील जो है, नील में नाइट्रोजन परसेंट 0.78% होता है, और ऐसे ही मसूर में देख सकते हैं 0.70% होता है, और साथ में ऐसे आप देख सकते हैं 3 और लिखे हैं। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती जो है किस फसल की जाती है? मैकेनाइज्ड कल्टीवेटेड किया जाता है। तो किस फसल की हम यांत्रिकी खेती सबसे ज़्यादा भारत में करते हैं वर्तमान में? तो इस टाइम हम गेहूं को देखते हैं। गेहूं जो है आपका सबसे ज़्यादा यांत्रिकरण फसल की जा रही है इस टाइम, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, खासकर गन्ना उत्पादन में भी कृषि यंत्रों का काफ़ी अच्छी मात्रा में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि वाटर को हार्वेस्ट करना। ठीक है, यानी कि उसको संचित करना, उसको बचाना। तो ये सबसे पहले मायोर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। मायोर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो शुष्क क्षेत्रों में वर्षा ऋतु ज़्यादा होती नहीं है, और होती भी है तो उसके वर्षा के जल को एकत्रित करके अगले फसल के लिए या उस फसल के लिए जीवन रक्षक सिंचाई के लिए उपयोग में लाने को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मायोर्स ने सबसे पहले किया था, और उनका अध्ययन की जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर में आप इसे देख सकते हैं।
पेज नंबर 50 में। नेक्स्ट है धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसे होता है, यानी जो थ्रेसिंग होती है वो कैसी होती है। छड़ आकार की, हथौड़ा, मिल आकार की, खूंटी प्रकार की, इनमें से कोई नहीं। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, तो ये खूंटी प्रकार की होती है, पैग टाइप की ये होती है मड़ाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये किताब कृषि अभियंत्रण शर्मा एंड त्यागी की है, उसमें आपको मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है। ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई जिसे कहते हैं, तो वो आपका सबसे अग्रणी राष्ट्र है, राष्ट्र नहीं जो है राज्य है, वो आपका महाराष्ट्र है। MH, ड्रिप सिंचाई के लिए अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है, ठीक है। इसराइल में सबसे पहले ड्रिप सिंचाई आपकी स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है, भूमि की आर्द्रता या नमी, इसका मापन किस प्रकार करते हैं या किससे करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी करते हैं आपकी हाइग्रोमीटर से। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, भूमि की आर्द्रता पूछ रहा है, मुझे लगा वायु की आर्द्रता पूछ रहा है, बाद में सॉइल मैंने ध्यान दिया तो फिर पता चला वायु की आर्द्रता पूछेगा तो हाइग्रोमीटर, और भूमि की आर्द्रता पूछेगा तो वो आपका टेंसियोमीटर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, टेंसियोमीटर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, रीपर यूज्ड फॉर व्हिच वर्क। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए हम करते हैं, तो वो हम फसल की कटाई के लिए करते हैं। आप लोगों ने कंबाइन देखी होगी, उसमें रीपर लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो आप गैंग एंगल से भी बढ़ा सकते हैं, टिल एंगल से भी बढ़ा सकते हैं और डिस्क एंगल से भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप सभी से इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये भी शर्मा एंड त्यागी की बुक में ये क्वेश्चन और इसका आंसर जो है मेंशन है पहले से ही। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। तो अमरूद की जेली सबसे फेमस, सबसे उपयुक्त फल बनाया जाता है अमरूद से, क्योंकि इसमें सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, पैक्टिन और एसिड तीनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अमरूद, सेब, करौंदा और रोजेल ये बहुत फेमस है जेली बनाने के लिए, और जेली अमरूद की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें पैक्टिन जो है इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कुकुरबिटस की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या साइज़ होना चाहिए। तो पॉलीथीन बैग का साइज़ आपका होना चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर इसका व्यास और 15 से 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई वाली पॉलीथीन बैग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है, इसकी बीज दर कितनी है, सीड रेट। तो ये आपकी 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। ये माध्यमिक सस्य विज्ञान की बुक में आपको मिल जाएगा 2 में। सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का जो सही महीना है वो कौन सा है। तो वो आपका सितंबर से अक्टूबर जो है बहुत अच्छा महीना माना जाता है। और 21 क्वेश्चन है कि परवल में प्रवर्धन किस प्रकार का होता है, प्रोपागेशन जो है उसका कैसे होता है। तो वो आपका होता है लताओं की कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है कि परवल में प्रवर्धन लताओं की कटिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम भी है ट्राइकोसैंथस डायोका, बहुत लोग ट्रिकोसैंथियस डायोका कहते हैं, ठीक है। परवल का आपको नाम आज पता ही चल गया होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, ट्रिकोसैंथियस डायोका इसका नाम है। और ये इंस्टेंट हार्टिकल्चर SN गुप्ता की पेज नंबर 103 से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको हूबहू मिलता है। आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है। तो सघन बागवानी की जब बात आएगी, ठीक है, डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, तो वहाँ पर आम्रपाली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। पहली बात तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, और आपको बताना है कि आम की जो भी प्रजातियां आपको याद हैं, बिना गूगल को सर्च किए हुए, बिना किसी किताब को देखते हुए, जितनी भी आपको याद है वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।